मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सब प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भू राजस्व संबंधी सुधार हैं उन पर चर्चा करूंगा। हमारे एग्जाम में जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था जो बड़े भारी प्रश्न आ रहे हैं आपके, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे अक्सर विद्यार्थी पढ़कर जाते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो नीरसता दिखाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन विद्यार्थियों में बताना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। मैंने पीछे आपको आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध और मैं पिछली क्लास में आपको 1857 के विद्रोह पर चर्चा कर चुका हूं। मैं बताऊंगा आपको कैसे ये भू राजस्व सुधार कहीं ना कहीं भारत में जो भारतीय किसानों का शोषण हुआ और कैसे भारतीय किसानों के शोषण के चलते विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे धधकी आपके, और राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे इन भू राजस्व व्यवस्था सुधार हैं, इन्हीं के चलते कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय आंदोलन में एक चेतना पैदा हुई। उस संदर्भ बात करूंगा मैं आपसे, और आप लोगों में यह भी बताऊंगा कि इन व्यवस्थाओं का जनक कौन है। तब तक आप लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है इसका सर्च करते रहिए और कमेंट बॉक्स में तेजी से बताइए मुझे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है। और मैं जब तक चर्चा करूंगा आप लोगों से, और मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई की पंचायत में यही बात करूंगा मैं आपसे। ये भूमि सुधारें, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में जो सुधारों का ढोंग रचाया, मैं आपसे टॉपिक 4 में बात कर रहा हूं। मैं पहले बता चुका हूं यूरोपीय कंपनियों पर, कर्नाटक वॉर पर और 1857 के रिवॉल्ट पर मैं चर्चा कर चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत खास है और ये एग्जाम वाली क्लास है। मैं बताऊंगा आपको कैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो विद्यार्थी हमारे लगातार अध्ययन कर रहे हैं और इस चैनल पर लगातार बने हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को संक्षिप्त में हम लोग ऐसे बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कहीं ना कहीं जो भूमि सुधारों में मैंने आपको 3 बताया अभी, एक का नाम है जमींदारी व्यवस्था, एक ये वाली व्यवस्था है जमींदारी व्यवस्था यहां पर, दूसरा हमारे यहां पर है रैयतवाड़ी व्यवस्था, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा पार्ट है हमारा महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। इन आड़ी वाड़ी से गाड़ी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आड़ी वाड़ी नहीं है बल्कि व्यवस्थाओं के नाम है, सिस्टम के नाम है। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि वाड़ी शब्द आ गया, पता नहीं कौन शब्द आ गया। ये कोई वाड़ी नहीं है, ये व्यवस्थाओं के नाम है। मैं आपको समझाऊंगा बड़ी सरल भाषा में, सटीक भाषा में। मैं फिर कहूंगा नोटबुक और अपना पेन लेके बैठेंगे और एक एक शब्द को मेरा उतारते जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्नों को बनना तय है। मैं बताऊंगा आपको कैसे हमारे यहां पर जो ब्रिटिश शासनकाल का आरंभ हुआ, तो कहीं ना कहीं 1757 का जो प्लासी वॉर है ये वाला, इसके बाद जो दूसरा 64 का हमारे यहां पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण था आपके यहां पर 1764 का, ये 1764 का जो बक्सर है, ये वाला बक्सर का युद्ध है, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में आ रहा होगा मैं इन युद्धों की चर्चा क्यों कर रहा हूं। मैं इन युद्धों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इन युद्धों में कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं का बीज निहित है। अगर ये बक्सर प्लासी नहीं हुए होते, या आप जानते हैं प्लासी के युद्ध से नींव रखी गई है, बक्सर के युद्ध से प्रसार हुआ कहीं ना कहीं, सही अर्थों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रचार किया, व्यवस्था बनाई अपनी। और आप जानते हैं यही बक्सर है जिसके चलते भारत में यहां 1765 में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ हुई। और ये वही द्वैध शासन व्यवस्था है जिसने भारत में लूट मार की नीति अपनाई और अंग्रेजों को मालामाल कर दिया। कंपनी इतनी मालामाल हो गई, उसकी माली हालत इतनी मजबूत हो गई इस व्यवस्था के चलते, क्योंकि बंगाल में द्वैध शासन में जो दीवानी का अधिकार है, कुछ विद्यार्थी हमारे दीवानी नहीं जानते होंगे, दीवानी का मतलब है भू राजस्व उगाही का अधिकार। भू राजस्व उगाही, उगाही का मतलब मेरा कलेक्शन से है, लैंड रेवेन्यू के, इसको मैं सामान्य भाषा में लगान भी कहता हूं। आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, जो दिखाता है एक क्रिकेट मैच के माध्यम से कि कैसे हम अधिक से अधिक लगान वसूलेंगे आपके। एक अंग्रेज शर्त भी लगाता है मूवी के अंदर कि अगर आप हमें हरा दोगे तो हम आपका लगान माफ कर देंगे, और नहीं हरा पाए तो आपसे कई गुना लगान वसूल किया जाएगा। लगान का मतलब लैंड रेवेन्यू टैक्स से है, लगान कहिए, भू राजस्व व्यवस्था कहिए, एक ही बात है। अंग्रेजों ने दीवानी का अधिकार लिया, दीवानी और निजामत ये 2 अधिकार थे। चूंकि मैं आपको द्वैध शासन व्यवस्था नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यहां आपको यह जानना पड़ेगा, क्योंकि यही दीवानी और निजामत
कहीं ना कहीं भू राजस्व व्यवस्था की नींव है, और इस नींव में ही इसकी मीनारें और मंजिल दिखाई देगी अभी आपको। इसलिए आप जानेंगे बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई है वर्ष 1765 में यहां पर, और यह व्यवस्था कब तक रही है? 1772 तक, यहां तक। इसको याद रखेंगे, यहां पर इस व्यवस्था का अंत हुआ है यहां पर, और यहां पर इसकी शुरुआत हुई है। मैंने आपको दो बात आपकी बड़ी खास बताई, आपके शुरुआत बताई मैंने आपको यहां पर 1765 में, और अंत बताया यहां पर। और अंत करने वाला कौन है? वो गवर्नर था बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग्स नाम है। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे, मैंने क्यों बात करी है, क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो बड़ा तेज तर्रार 1773 के यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट से, कौन से? रेगुलेटिंग एक्ट से, ये वाला, इस एक्ट के द्वारा यहां पर जो कंपनी के लिए जो कानून बने हमारे यहां पर, और वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे यहाँ ये व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स, ये व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल बना पहला। यही व्यक्ति गवर्नर भी था ये, और बंगाल गवर्नर जनरल बना। इसी ने द्वैध शासन का अंत किया, और इसने बड़ी चालाकी से इस निचोड़ पहुंचा कि कहीं ना कहीं अगर कंपनी को मजबूत करना है तो कंपनी को अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होगी। अगर कंपनी अपना विस्तार करना चाहती है तो उसे इतना धन चाहिए अकूत मात्रा में कि वो भारतीयों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। और मैं आपको एक बहुत संक्षिप्त में बात बताऊंगा, साम्राज्यों का निर्माण करना है, अगर उपनिवेश को बढ़ाना है आपको, तो आपके पास सीमाएं बड़ी करने के लिए एक मजबूत सेना का होना बहुत जरूरी है। अगर आप शक्ति संपन्न बनना चाहते हैं, पावर हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास सेना होना जरूरी है। और वो सेना कैसे मिलेगी? धन से मिलेगी। अगर आपके पास धन नहीं होगा तो सेना आपको एकत्रित नहीं होगी। आप पीछे जाएंगे इतिहास के पन्नों सल्तनत काल में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था बनाई वो इसीलिए बनाई क्योंकि वो एक विशाल साम्राज्य की, एक विशाल का साम्राज्य बनाना चाहता था। इसीलिए उसने एक विशाल सेना का निर्माण किया, और उस सेना को उसके भरण पोषण के लिए, उसकी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए उसने एक बाजार व्यवस्था बनाई। उस बाजार व्यवस्था में उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दी। मैंने ये बात इसलिए बताई आपको कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्थाओं को इसलिए लागू किया क्योंकि उनके हित निहित थे, उनका अपना कल्याण निहित था, उन्हें भारत के हितों की चिंता नहीं थी। वो केवल ढोंग कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे कि हम भारत में बेहतर व्यवस्थाओं को लागू करना चाहते हैं। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको, जब भारत में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बेहतर तरीके से अगर भू राजस्व व्यवस्था लागू नहीं कर पाया, तो दूसरा गवर्नर बना यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बड़ा ही तेज और बड़ा सातिर किस्म का ये गवर्नर था, बहुत ज्यादा सुलझा हुआ इसको कहा जाता है। इस व्यक्ति ने बड़ी तेजी से आकर के यहां पर जो काम की बात है 1790 में यहां पर बंगाल में, यहां इसने 10 वर्षीय बंगाल में 10 वर्षीय ये बंगाल में 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को लागू कर दिया, लैंड रेवेन्यू व्यवस्था को लागू कर दिया। ये आपके लिए बहुत ही खास बात है। 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था, क्या वर्षीय? 10 वर्षीय। कहां लागू कर दिया? बंगाल में। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत तेजी से समझ गया कि 10 वर्ष भू राजस्व व्यवस्था के लिए कंपनी को सुधार, कंपनी को स्थायी बनाने के लिए, कंपनी के प्रसार करने के लिए 10 वर्ष पर्याप्त नहीं है। भू राजस्व को समय देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थायी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे अंग्रेजों के लिए हमेशा के लिए निश्चित राजस्व की प्राप्ति हो जाए। और इसी की परिणति है, इसी का परिणाम है, इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी, इसको आप मेरे कहने से रट के जाएंगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इन वर्डों को आप भूलेंगे नहीं, यह है परमानेंट सेटलमेंट, इसको रट कर जाएंगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ये आपके एग्जाम में आने वाली है। और इस व्यवस्था को कब लागू किया गया है? 1793 में, ये 1793 में। और इस व्यवस्था का जो जनक है, यानी फादर ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट, जनक आएगा आपके एग्जाम में। इस व्यवस्था जनक कौन है? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसा मैंने अभी पीछे लिखा अभी, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था का फादर था, जनक था, पिता था, जो कहना हो, द फादर ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट। ये व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? इस व्यवस्था को मैं स्थायी बंदोबस्त कह रहा हूं। इस व्यवस्था के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहीं ना कहीं जमींदारों को, ये काम की बात यह है, इस व्यवस्था में कॉर्नवालिस ने जमींदारों को, ये रहा, जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया, भूमि का मालिक यानी भूमि का स्वामी बना दिया, भूमि का ओनर बना दिया, जो कहीं ना कहीं जमींदारों के लिए एक और संजीवनी दे रही थी, ताकत दे रही थी। तो कहीं ना कहीं जमींदारों के एक बड़े वर्ग को इस व्यवस्था ने निगल लिया, जमींदारों के बड़े वर्ग को समाप्त भी कर दिया। मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा
इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, जाएंगे नहीं। मैं फिर कहूंगा आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि जमींदारी व्यवस्था कैसे एक और जमींदारों के हितों की पूर्ति कर रही थी, तो वहीं छोटे छोटे जमींदारों को इस व्यवस्था ने कैसे निगल लिया, कैसे जमींदारों के लिए घातक सिद्ध हुई, और कैसे यही व्यवस्था किसानों को तोड़ने वाली बनी, किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाली बनी। इस क्रम में आप देखेंगे कि ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अगर 1793 में लागू हुई है, आपके यहां लागू हुई है 1793 में, तो आप इस व्यवस्था को यहां देखें। पहली बात तो कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई है, तो 1793 में। अब प्रश्न उठेगा कि इस व्यवस्था का जो विस्तार है, फैलाव है, वो कहां पर है, आखिर ये व्यवस्था कहां तक फैली हुई है। तो आप देखेंगे ये व्यवस्था फैली हुई है आपके कहां पर, ये बंगाल क्षेत्र में व्यवस्था फैली हुई है आपके, और बिहार में, इनको आप लिख लेंगे पूरी बात को, और आपके उड़ीसा में, ये उड़ीसा जिसे हम लोग ओडिशा कहते हैं वर्तमान में, उड़ीसा में यहां पर। अब आपके लिए बहुत काम की बात है, बंगाल का मतलब मेरे यहां पर पश्चिम बंगाल से, बंगाल का मतलब मेरे यहां से पश्चिम बंगाल से है, मेनली ये पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में थी आपके, बंगाल बिहार उड़ीसा में। ये क्वेश्चन आएगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्या कहती है, इसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक, भूमि का स्वामी किसे बना दिया गया है, जमींदारों को, इसलिए इसे लैंड लॉर्ड सिस्टम यानी जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जो कई बार विद्यार्थियों अब आएगा, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको, इस व्यवस्था को कितने परसेंट भाग पर, यानी ये व्यवस्था कितने परसेंट भूभाग पर, कितने भूभाग पर लागू की गई है, ये वर्ड है भूभाग, यानी कौन से कितने एरिया पर। तो ये व्यवस्था आपके अंग्रेजों के अधिकार में आने वाले कुल भूमि के 19% भूभाग पर लागू की, यानी अंग्रेजों के अधिकार में जो भूभाग आते थे, जो क्षेत्र आता था, उसके 19% भाग पर व्यवस्था लागू की गई। अब मैं बताऊंगा आपको कि यह व्यवस्था कैसे कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में जो जमींदार हैं, चूंकि इस व्यवस्था में जो लगान है यानी जो भूरायस्त है, उसको निश्चित कर दिया गया, उसको निश्चित कर दिया गया, ये जो बात थी यहां पर निश्चित कर दिया गया। और जो हमारे यहां जमींदार थे, वो जमींदार कहीं ना कहीं ये रे जमींदार हैं, उन जमींदारों को कुल उगाही का, कुल संग्रहण का, कुल कलेक्शन का उन लोगों को 89% कंपनी को देना होता। किसे देना होता, कंपनी को देना होता। और जो शेष 11% राजस्व है वो अपने लिए, यानी अपनी सेवाओं के लिए, अपनी सेवाओं के लिए जो उन्होंने उगाही करी है, अपनी सेवाओं के लिए रख लिया करते आपके, यानी 89% कंपनी को मिलेगा और 11% वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रख लेंगे। इससे किसकी मृत्यु हो रही है, किसकी मौत हो रही है, किसानों की मौत हो रही है, क्योंकि किसान, ये दरें इतनी ज्यादा थी इस समय। इसकी बुराई बताता हूं मैं आपको पहले कि इस व्यवस्था की बुराई क्या है, मैं बुराई बताता हूं पहले आपको, कम बच्चे जानते होंगे बुराई क्या है इस व्यवस्था की, बुराई बता रहा हूं पहले मैं इसकी, फिर मैं अच्छा ही बताऊंगा आपको। बुराई इसकी है कि इसमें लगान की दरें निश्चित नहीं थी, लगान की दरें निश्चित नहीं थी, ये इसकी बुराई है आपके, निश्चित नहीं थी। इसमें आपके जो जमींदार थे वो मनमाना लगान वसूल करते, मनमाना लगान वसूल करते। और मैंने अभी बताया आपको, जो मनमाना लगान वसूल करते, उस वसूली का वो जो थे आपके जमींदार, वो 89% भाग कंपनी के खाते में दिया करते। किसको दिया करते, ईस्ट इंडिया कंपनी को, मैंने अभी बताया आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो शेष 11% बचता था, उसको वह अपनी सेवाओं के लिए, यानी अपने पास रख लिया करते आपके। इससे एक और जहां किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि किसान उस लगान को चुकाने में सक्षम नहीं थे, और वो कहीं ना कहीं यहां महाजन और सूदखोर आप जानते नहीं हो कोई विद्यार्थी हमारे, ये महाजन है, जो महाजन और जो सूदखोर हैं आपके, महाजन और सूदखोर, यानी कि जो पैसे वाले लोग होते थे, सूदखोर बोलते हैं आपके इनको, जो कि ब्याज पर पैसा देते हैं, और महाजन बोलते हैं पैसे वालों को, जो कैपिटलिस्ट होते हैं यानी पूंजीपति होते हैं, जिन पर पैसा होता है। इनके ऋण जाल में फंस गए, इनके ऋण जाल में फंसते चले गए आपके। और यही ऋण जाल कहीं ना कहीं किसानों की जर्जरता का बड़ा कारण बना, क्योंकि वो उतना लगान चुकाने में सक्षम नहीं थे। वो जब जमींदार आता है निश्चित समय पर लगान लेने के लिए, तो उनके पास पैसा नहीं होता था। भूमि, क्योंकि हमारे वर्षा निश्चित टाइम पर, क्योंकि अधिकांश खेती हमारी वर्षा पर आधारित थी, वो वर्षा निश्चित टाइम पर नहीं हुआ करती थी। हमारे नहरों का निर्माण
बमों का निर्माण बड़े पैमाने में नहीं हुआ था। अधिकांश किसान वर्षा पर आश्रित थे और जब किसान पर खेती नहीं होती थी तो वो महाजन के पास जाते थे अपनी भूमि को बचाने के लिए। ठीक है, जमींदार उन्हें तंग किया करता था। आपने फिल्मों में देखा होगा, हरिया नाम देखा होगा, आपने हीरा नाम देखा होगा, उनको परेशान किया जाता था। फिल्मों में आपने देखा होगा, जब मूवी आई थी, बहुत पॉपुलर मूवी है, और उस मूवी को हमारे ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया आपके। और उस मूवी के अंदर दिखाया कैसे उसका शोषण किया जाता है आपके किसान के बच्चों का और किसानों का। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं फिल्मों के माध्यम से, रील के माध्यम से और रियल लाइफ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। मदर इंडिया, जिसमें नरगिस ने उस मदर का रोल प्ले किया है कि कैसे उस मदर ने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए और एक महाजन को अपनी कुल कमाई की पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति दे दी। तो ऐसे फिल्मों के माध्यम से, रील में रियल लाइफ को डायरेक्टर ने दिखाने का प्रयास किया है। तमाम मूवियां बनी है, बहुत सारी पिक्चर बनी है। तो आप देखेंगे जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार, मैंने अभी बताया, इसकी बुराई बताई है, लगान की दरें निश्चित नहीं है, मनमाना लगान वसूल किया जाता है। अब इसके फायदे क्या है? इसका फायदा तगड़ा ये यहाँ पर ये है। फायदा क्या है, लाभ क्या है? लाभ इसका ये हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। इससे कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये कंपनी को निश्चित लगान प्राप्त हुआ। मैं बताऊंगा अभी आपको, निश्चित लगान प्राप्त हुआ। एक तो उनको 89% मिलना ही मिलना तय, इतना तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ये पहली बात है। यहां से दूसरी बात है, उन्हें जमींदारों के रूप में एक अच्छा मित्र मिल गया। जमींदारों के रूप में एक अच्छा मित्र मिल गया आपके, क्योंकि जमींदारों का जीवन बड़ा वैभवशाली था, बहुत अच्छा जीवन था। आप जानते होंगे जब 1857 का विद्रोह हुआ यहाँ पर, तो उस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ जमींदारों ने भी दिया। ये दर्शाता है क्योंकि जमींदारी जो थे वो एक प्रकार से छोटे राजा हो गए थे और जमींदार नहीं चाहते थे क्योंकि जमींदारी छीनी जाके। मैं बताऊंगा अब आपको ये बात, अगर कोई जमींदार निश्चित समय पर, ये आपके लिए खास बात है और इस बात को मेरे कहने से डट कर जाएंगे, अगर कोई जमींदार, ये अगर कोई जमींदार, ये काम की बात, अगर कोई जमींदार जो भी लैंडलॉर्ड था, अगर कोई जमींदार अगर निश्चित समय पर, बिल्कुल निश्चित समय पर, यहां पर निश्चित समय पर लगान नहीं चुकाता, मैंने पहले बता दिया है, लगान का मतलब मेरा भू राजस्व से, लैंड रेवेन्यू से, अगर लगान को चुकता नहीं करता है, लगान नहीं चुकाता है, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती है। उसकी जमींदारी है, उसका जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है पूरा, उसकी जो जमींदारी है वो जमींदारी छीन ली जाती है। जमींदारी छीन ली जाती है आपके, छीन ली जाती है और उसको दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी जमींदार की भूमि को कोई जमींदार नहीं चाहता था उसकी जमींदारी छीनी जाए, क्योंकि जमींदार एक प्रकार से छोटे राजा बन चले थे। कोई जमींदार कहीं ना कहीं किसानों से हर कीमत पर लगान वसूल करना चाहते थे, वो किसानों का शोषण करते थे। इससे कहीं ना कहीं जमींदारों की स्थिति एक और अच्छी हुई, लेकिन छोटे जमींदार थे, उन पर प्रेशर रहता था, वो कई बार निश्चित समय पर लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। छोटे जमींदार समाप्त हुए, पहले बताया, कुछ जमींदार इससे हट भी गए, कुछ जमींदारों को पनिशमेंट दिया, दंडित किया गया, उन्हें पनिश किया गया आपके, और इस व्यवस्था से छोटे जमींदारों की मौत हो गई, लेकिन बड़े जमींदारों को इस व्यवस्था से बड़ा लाभ हुआ। मैं बताऊंगा यहाँ पर आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, वो इस व्यवस्था को सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं, सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं आपके। यानी कि एक निश्चित सूर्य के छिपने तक आपको उस तारीख तक लगान नहीं चुकाया तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी और दूसरे जमींदार को दे दी जाएगी अगर आपने लगान नहीं चुकाया तो। इस व्यवस्था का एक नाम और भी है, इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त, मैंने आपको कई सारे नाम बताएं, मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी इन सारे वर्णों को ढटकर जाएंगे। चाहे तो पेपर में आ जाए हमारे स्थायी बंदोबस्त, चाहे आ जाए सूर्यास्त का नियम, और चाहे आ जाए परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं एक ही हैं जिन्हें कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, एक ही बात है, इससे डट कर जाएंगे। इसका मैं बताऊंगा, मैं आपको एक दूसरी व्यवस्था है, उसका नाम है आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको आप बिल्कुल रट कर जाएंगे। यहां पर अगर पिछली व्यवस्था में अगर भूमि का स्वामी जमींदार है, जो जमींदारी व्यवस्था है, जैसे मैं कह रहा हूं आपके, मैंने अभी नाम बताया इस्तमरारी बंदोबस्त, अगर उस व्यवस्था में भूमि का मालिक अगर जमींदार है तो इस व्यवस्था में भूमि का जो मालिक है, भूमि का जो मालिकाना हक है, भूमि का मालिक है, उस मालिक के अंतर्गत भूमि का मालिक है वो कौन है? रैयत है। कौन है वो रैयत है। रैयत का मतलब यहां हमारा किसान से, रैयत का मतलब किसान से, बिल्कुल रटकर जाएंगे। यानी कि रैयत वाली व्यवस्था में भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया, आपके भूमि का ऑनर है वो किसान बना दिए गए, रैयत बना दिए गए। अब प्रश्न आएगा
कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने आरंभ की है और इसका विस्तार कितने क्षेत्र पर है। तो इसका विस्तार है, जो इस व्यवस्था का फैलाव है, विस्तार क्षेत्र, ये रट के जाएंगे कितने भूमि क्षेत्र पर, कितने भूभाग पर इसका विस्तार है। तो इसका जो विस्तार है कहां कहां पर था, कितने क्षेत्र पर था, तो पहले बताऊं कहां पर था इस व्यवस्था का। तो ये बंबई क्षेत्र में ये व्यवस्था फैली हुई थी यहां पर। इसके अलावा मद्रास में इसका प्रसार था आपके, तमिलनाडु क्षेत्र में इसका फैलाव था आपके, ये व्यवस्था फैली हुई थी। और जो आपका जो क्षेत्र है आपको कौन सा, जो पूर्वी बंगाल क्षेत्र, कौन सा, जो पूर्वी बंगाल क्षेत्र है, वहां भी ये व्यवस्था फैली हुई थी आपके। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको ये व्यवस्था असम के कुछ भागों में फैली हुई थी। ये इसको आप रट के जाएंगे, ये कम विद्यार्थी हमारे मालूम है। ये व्यवस्था बंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल और असम क्षेत्रों तो फैली हुई थी। क्या नाम है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन है, रैयत है, रैयत माने किसान है। मैं बताऊंगा इसमें आपको बात कि ये व्यवस्था कुल भूमि के कितने % भूभाग पर फैली हुई है। तो ये व्यवस्था कुल भूमि के आपके 50% यानी कुल भूमि के, यानी अंग्रेजों के अंडर में जो भूमि आती थी, कुल भूमि के 51% भाग पर, ये 51% भाग पर यह व्यवस्था फैली हुई है। इसको आप रटकर जाएंगे क्योंकि यह व्यवस्था बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर पूछता है कि यह व्यवस्था जो रैयत वाली व्यवस्था है वो कितने % पर, जमींदारी व्यवस्था आएगी तो बताएंगे 19% पर, और रैयत वाली व्यवस्था आएगी तो बताएंगे 51% पर। इस व्यवस्था की शुरुआत हुई है, बहुत जो खास है आपके लिए, जो आपको नंबर देके जाएगी। इस व्यवस्था की शुरुआत यहाँ 1790 में, ये आपके काम की बात है। आप थोड़ी सी ये इस व्यवस्था की शुरुआत हो रही है, थोड़ा सा इसको यहाँ से 1792 में, 1792 में यहाँ पर जो आपका कैप्टन रीड है, क्या नाम है, कैप्टन, इसका पूरा नाम बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन मैंने कैप्टन रीड लिखा है, इसका पूरा नाम है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। मैं सबके लिए बता रहा हूं, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड नाम है। इस कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को सबसे पहले यहां पर कहां लागू किया, इस व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने सर्वप्रथम कहां लागू किया है, जो आपको नंबर देके जाएगी वो 12 महल जिले में। कहां पर, 12 महल, ये आपको रट के जाना है 12 महल में। और 12 महल कहां पर था, तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु के 12 महल में व्यवस्था को लागू किया गया। सबसे पहले व्यवस्था लागू की गई है तमिलनाडु के 12 महल में। इसको रट के जाएंगे, और किसने लागू किए, कैप्टन रीड ने। मैं आपको कम वर्डों में बता सकता हूं यहाँ बात को। अगर आपके एग्जाम में आएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है, अगर आप पूछता है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है, तो आप बताएंगे जनक इसका थॉमस मुनरो, ये थॉमस मुनरो, एक भी तो ये नाम याद करेंगे, और दूसरा करेंगे कैप्टन रीड, दूसरा करेंगे कैप्टन रीड। 2 नाम बताए मैंने आपको यहाँ पर, ये इस व्यवस्था के जनक है। किस व्यवस्था के, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक आएंगे। अगर जमींदारी व्यवस्था का आएगा तो कार्नवालिस मारेंगे, अगर रैयतवाड़ी आएगा तो आप बताएंगे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड मारेंगे। सबसे पहले व्यवस्था यहां लागू हुई है। अब मैं आपको इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, क्योंकि यह व्यवस्था कुल भूमि के कितने % भाग पर है, ये आपके कुल भूमि के, पुनः फिर लेकर आपको 51% भाग पर है व्यवस्था आपके। और मैं बताऊंगा इस व्यवस्था में आपके कि इस व्यवस्था का फैलाव अगर बंबई में है, अगर मद्रास में है, तो इस व्यवस्था को यहां पर, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, मद्रास में इस व्यवस्था को, यहां मद्रास में इस व्यवस्था को 1820 में थॉमस मुनरो ने, ये रहा थॉमस मुनरो ने इसको आपको वहां पर प्रभावी किया। थॉमस मुनरो ने आपके कहां पर, मद्रास क्षेत्र में, मद्रास को चेन्नई कहते हैं। और इसके बाद बंबई में इस व्यवस्था को, यहां पर बंबई क्षेत्र में इस व्यवस्था को 1824-25 में जो वहां के गवर्नर थे एल फिंस्टन, क्या नाम है, एल फिंस्टन नाम है उनका, एल फिंस्टन नाम है, इन्होंने इस व्यवस्था को बंबई प्रभावी किया। ये व्यक्ति मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, नाम है इसका थॉमस मुनरो, और ये व्यक्ति बंबई गवर्नर हुआ करता था। और ये व्यक्ति, इन दोनों ने मिलकर के इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से स्थापित किया है। मद्रास में किया है आपके थॉमस मुनरो ने, और बंबई में किया आपके एल फिंस्टन ने। इन दोनों बातों को याद करके जाएंगे। आप बताओगे रैयतवाड़ी व्यवस्था में दोष हैं बहुत सारे, भले ही इस व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान है, लेकिन किसानों को अधिक अधिकार सौंपे नहीं गए थे, लगान की दरें निश्चित नहीं थी। अगर कोई लगान निश्चित समय पर, अगर कोई किसान निश्चित समय लगान नहीं चुका पाता है तो उस किसान की भूमि को छीन लिया जाता है। इसलिए वो भूमि को बचाने के लिए वो महाजन के पास जाता है, सूदखोर के पास जाता है, पैसे वाले के पास जाता है, और जब वहां से वो उधारी लेकर आता है, ऋण लेकर आता है, तो वो लाकर चुका देता है लगान को। लेकिन जब निश्चित समय फसल नहीं होती है और वो अपनी फसल से उत्पादित
धन से अगर लगान को नहीं चुका पाता है तो वही सूदखोर, वही महाजन उसकी भूमि को छीनने का प्रयास करता है। इससे कहीं ना कहीं किसान की जो अर्थव्यवस्था है वो जर्जर हुई, बल्कि मैं कहूंगा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, तीनों व्यवस्थाओं कहीं ना कहीं किसानों को उनकी भूमि से छोड़ने के लिए, वो भूमि छोड़ने के लिए बाध्य हुए। कितने हजारों गांव खाली हो गए किसानों से, क्योंकि उन किसानों को जर्जर कर दिया गया, आर्थिक तौर पर किसानों की मौत हुई। यहां से ये ढोंग था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि का मालिक किसान है। आपके पेपर में आएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था फैलाव कहां है, बंबई में है, मद्रास में है। बंबई आएगा तो एल्फिसन मारेंगे, और मद्रास आएगा तो बताएंगे आप थॉमस मुनरो मारेंगे। ध्यान रखें, थॉमस मुनरो अलग है और हेक्टर मुनरो अलग है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का नायक है। हेक्टर मुनरो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का नायक है ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट से। ये थॉमस मुनरो है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कहां, मद्रास में लागू करता है। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक हैं। इसे 51% भूभाग पर लागू किया गया। ये तो बहुत सारे दोस्त थे इसलिए ये फेल हो गई। इस क्रम में तीसरी व्यवस्था है आपके महालवाड़ी व्यवस्था। इसको आप याद करके आएंगे, महालवाड़ी व्यवस्था। मैं बिल्कुल आपको साधारण वर्णों में बताऊंगा इसको। मैंने पहले बताया प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल सटीक और साधारण भाषा में विश्लेषण करने के लिए बनाए। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर ली, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, वो इन व्यवस्थाओं से रूबरू हो जाओगे। क्योंकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास चालू कर चुका हूं। भूगोल पर और इकोनॉमी पर नए नए वीडियो आपके लेके आने वाला हूं, और डेली मैं आपसे अखबारों की खबर, करंट अफेयर की लेके आने वाला हूं। और मैंने कुछ चालू भी कर दिया, इसलिए आप उसको देखते रहिए लगातार, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। महाल का जो अर्थ है, बच्चे यही नहीं जानते महाल क्या होता है। महाल का अर्थ है गांव। महाल का अर्थ होता है गांव, संपूर्ण गांव। ये वाला गांव को महाल कहते हैं आपके। और ये महालवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का मालिकाना हक है, भूमि का जो मालिकाना हक है, भूमि का जो मालिक बनाया है इस व्यवस्था में, यहां से जो मालिकाना यानी ओनर बनाया गया इस व्यवस्था में, तो आप बताएंगे इस व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक महाल को दिया। किसको दिया? महाल को दिया, अर्थात गांव को भूमि का मालिक बना दिया आपको। यानी कि अंग्रेजों को अब ना तो जमींदारों से मतलब है, ना अंग्रेजों को रैयत से मतलब, रैयत माने किसान, ना उससे मतलब है। अब उसे पूरे गांव से मतलब है कि हमें इकट्ठा करके आप लगान दे दीजिए। और उसी गांव का कोई एक मुखिया होता था। मुखिया माने होता है प्रमुख। वो प्रमुख पूरे गांव से लगान इकट्ठा करता था, और इकट्ठा करने के बाद वो अंग्रेजों को लगान पहुंचाया करता था। अर्थात अब लगान चुकाने के लिए ना जमींदार उत्तरदायी है, ना रैयत उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? रेस्पॉन्सिबल टू टोटल जो विलेज होता था, टोटल गांव होता था, महाल होता था, वो चुकाएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस महालवाड़ी व्यवस्था का विस्तार किन क्षेत्रों पर हुआ है, कहां तक इसका फैलाव था, आखिर ये व्यवस्था कहां तक विस्तार हुई है, इसका फैलाव कौन कौन से क्षेत्रों तक था। इसको आप रट के जाएंगे मेरे कहने से, क्योंकि अधिकांश बच्चों को हमारे ये नहीं मालूम है। ये व्यवस्था का प्रसार मध्य भारत, कहां पर? मध्य भारत। इसको मैं बताऊं आपको, मध्य प्रांत कहते हैं इसको। आपको आज का मध्य प्रदेश भी कहते हैं आपके, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत कह लीजिए या मध्य प्रदेश कह लीजिए, मध्य भारत कह लीजिए, यहां पे फैलाव था इसका। इसके अलावा पंजाब क्षेत्र में इसका फैलाव था। इसके अलावा यह व्यवस्था अवध क्षेत्र में, यूपी के पश्चिमी यूपी में। इसके अलावा व्यवस्था आगरा क्षेत्र में फैली हुई थी। यहाँ पे आपके ये व्यवस्था यहाँ फैली हुई है मध्य भारत में, मध्य प्रांत में है, पंजाब में है, अवध में है, आगरा में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने % भूभाग पर फैली हुई थी। भूभाग मैंने आपको तीनों को बताया कितने % भूभाग पर फैली हुई है, तो आप बताएंगे ये कुल भूभाग के कितने भाग में फैली हुई है। ये 30% भूभाग में फैली हुई। कितने भाग फैली हुई है? 30% क्षेत्र में फैली हुई व्यवस्था थी। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन बनाया है? महाल बनाया गया। संपूर्ण गांव भूमि का लगान चुकाएगा, और उस गांव का कोई मुखिया होता था जो लगान चुकाने के लिए, भूराजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी होता था। और इस व्यवस्था को 30% भूभाग पर लागू किया गया है। मैं बताऊंगा इसको कि इस व्यवस्था का जनक कौन है। मैंने शुरुआत में पूछा था कुछ बच्चों से, उन्होंने कमेंट में भेजा भी होगा इस बात को कि भाई कौन इसका जनक है। तो आप बताएंगे इस व्यवस्था का जनक जो है, फादर जो है, इस व्यवस्था का जो जनक माना जाता है, बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है और बड़ा खास है आपके, हॉल्ट मैकेंजी। किसे बोलते हैं? हॉल्ट मैकेंजी को इस व्यवस्था का जनक माना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी को, ये कोई शिकंजी नहीं है जो आप शिकंजी कर लें। शिकंजी कर सकते हैं, शिकंजी पीने वाली होती है, मैकेंजी है ये हॉल्ट मैकेंजी है, यानी मंकी ऐसा कोई व्यक्ति रहा होगा आपके। ये बहुत तेज तर्रार अंग्रेज है। महालवाड़ी कैसे याद करेंगे? मां से महालवाड़ी
मां से मैकेंजी, मां से महालवाड़ी, मां से मैकेंजी, मां से महालवाड़ी, मां से मैकेंजी। मैकेंजी इज द फादर ऑफ महालवाड़ी सिस्टम। रट कर जाएंगे। कितने परसेंट भाग पर है? 30% भाग पर है। इसे मध्य प्रांत में, इसे पंजाब में, इसे अवध में, इसे आगरा में, पश्चिमी यूपी के भागों में लागू किया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो लगान की दरें हैं वो दर आपके 33% से लेकर के वो 55% तक थी। यानी लगान की दरें थी वो बहुत ऊंची थी और लगान की दरों को किसान चुकाने में पूरी तरह से हमारा असमर्थ था। यानी किसान का मतलब हमारा महाल से है, वो महाल हमारा चुका नहीं पा रहा इन दरों को, क्योंकि ये जो दरें थी ये निश्चित समय पर ये ऊपर नीचे, अर्थात ये दरें कभी भी अनियमित थी। कैसी थी? अनियमित थी। अनियमित मतलब होता है इरेगुलर थी, अनियमित दरें थी। इन्हें कभी भी अपने हिसाब से जो अंग्रेज कर्मचारी थे इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उगाही करने वाले थे उनको लाभ पहुंचा, उनकी जेबें गर्म हुई, उनको इतना धन प्राप्त हुआ। और मैं आप बताना चाहता हूं आपको, इस व्यवस्था से कई बार तो कंपनी को इतना लॉस हुआ, इतना नुकसान हुआ, क्योंकि उसे जो उगाहीदार थे, जो कलेक्शन करने वाले थे, उन्हें अतिरिक्त पैसा देना पड़ता था, उतनी उगाही नहीं हो पाती, क्योंकि वो लगान को उगाने के बाद अपनी जेबों में रख लिया करते थे, वो लगान को कंपनी तक पहुंचाते ही नहीं थे। इससे कंपनी को बहुत अधिक फायदा नहीं हुआ। कंपनी का जो उद्देश्य था किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा इस व्यवस्था से, लेके कहीं ना कहीं इससे कंपनी को भी लाभ नहीं पहुंचा। इससे अंग्रेजों को इंडिविजुअली, इससे व्यक्तिगत तौर पर अंग्रेजों की जेबें गर्म हुई आपके, और इस व्यवस्था ने अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर माला माल कर दिया। इस व्यवस्था में बताऊंगा मैं आपको कि इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी है। तो हॉल्ट मैकेंजी ने सबसे पहले 1819 यहां पर 1819 में यहां पर इस विचार का प्रतिपादन किया। विचार का प्रतिपादन किया। कौन से विचार का? इस विचार का प्रतिपादन किया कि महाल जैसी व्यवस्था, महालवाड़ी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, महालवाड़ी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस विचार का प्रतिपादन उसने या 1819 में किया है। लेकिन इस व्यवस्था को जो कानूनी रूप दिया गया, कानूनी तौर पर इसे व्यवस्था को जो कानूनी रूप दिया गया, आधिकारिक तौर पर लागू किया गया है, कानूनी तौर पर से, कानूनी तौर पर, तो यहां इस व्यवस्था को 1822 में से लागू कर दिया गया कानूनी तौर पर। यह आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हॉल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में यह व्यवस्था आगे बढ़ी है आपके, इसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं इस बात को, सारी बातों को। इन तीनों व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य अंग्रेजों से है। अंग्रेजों को लाभ हुआ है। एक व्यवस्था मैंने बताई है जमींदारी, बहुत संक्षिप्त में। दूसरी बता रहा हूं आपको रैयतवाड़ी, यहां पर एक बार पुनः ये विद्यार्थीगण हमारे बैठे हुए हैं। और एक आपके महालवाड़ी, ये व्यवस्था आपके, तीन व्यवस्थाएं आपके, और ये तीनों व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हितों की पूर्ति कर रही थी। जमींदारी व्यवस्था को कितने परसेंट भाग पर? 19% भाग पर जमींदारी को, महालवाड़ी को 51% भाग पर, और रैयतवाड़ी व्यवस्था को 30% भाग पर लागू किया गया था आपके। और ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों के हितों की पूर्ति कर रही थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि जो जमींदारी व्यवस्था है यहाँ पर वो कितने परसेंट भूभाग पर है? तो आप देख लेंगे ये जो जमींदारी व्यवस्था है यहाँ पर, यहाँ देखेंगे अगर ये 19% भाग पर है तो इसे बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में लागू किया गया। यहाँ से रैयतवाड़ी आएगा आपके, तो बताएंगे बॉम्बे में और आपके मद्रास में लागू किया गया यहाँ से। और महालवाड़ी आएगा तो बताएंगे मध्य प्रांत में और आपके मेनली पंजाब में से लागू किया गया। ये मैंने आपको बात संक्षिप्त में बता दी है। इन बातों को आप रट के जाएंगे। ये मध्य प्रांत है, पंजाब है, ये बॉम्बे और मद्रास है, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा है। इसको आप याद करके जाएंगे। एक ऐसा ही एक अन्य वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। ये आधुनिक भारत का भौकाल मचने वाला है आपके लिए। मैंने कहा है भौकाल तो अब मचेगा, इसलिए कही ये बात क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको पढ़ा हुआ है नहीं। ये कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं भारत में भारतीय लोगों के लिए आंतरिक तौर पर ये शोषणकारी रही और उनके अंदर उद्वेलन आया, गुस्सा आया और भारत में राष्ट्रीय क्रांति आई। आप जानते हैं 1857 का विद्रोह हुआ है। उस विद्रोह में कहीं ना कहीं इन कड़ी और इन कठोर भूराजस्व व्यवस्था बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लगान की जो ऊंची दरें थी वो किसान चुकाने में असमर्थ थे और जो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे वो इन्हीं किसानों और मजदूरों के बच्चे थे आपके। और जब उन बच्चों को मालूम पड़ी, उन बच्चों को बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे गार्जियंस, हमारे माता पिता पर लगान का भूराजस्व का इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया आपके, तो उनके अंदर गुस्सा, एक रोष उत्पन्न हुआ और कहीं ना कहीं एक विद्रोह सिपाही विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया। वो राष्ट्रीय विद्रोह के तौर पर जाना गया।
1857 विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं इन भू राजस्व सुधारों में देखी जा सकती है। कहने के लिए सुधार है, लेकिन ये सुधारों के नाम पर ये शोषणकारी थे, इनसे अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। आपके मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। इस वीडियो पे लगातार बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगले नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।